वेलकम चोई साहब, वेलकम। इस फाइल के लिए परेशान थे ना आप? ये रही वो फाइल। ये ओरिजिनल फाइल है चोई साहब। देख लीजिए कहीं जाली ना हो। प्लीज प्लीज बैठे बैठे, प्लीज बैठे। माय गॉड, ये तो वाकई ओरिजिनल फाइल है चोई साहब। कैसे मिली आपको? सेठ साहब, बंदे को आमों से गर्ज होनी चाहिए, पेड़ नहीं गिनने चाहिए। वेरी ट्रू। कब्जा कैसे मिलेगा? वो भी मिल जाएगा। कैसे? मेंबर खुद दिलाएगा कब्जा। मेंबर खुद दिलाएगा कब्जा? क्यों नहीं? क्या वो हमारे साथ इस काम में शामिल नहीं? और वैसे भी ऐसे लोग हमारी वजह से इलेक्शन जीतते हैं। वेरी ट्रू। वैसे जॉर्ज साहब, आप भी तो सियासत में आने का सोच रहे हैं। क्या ये अच्छा होता अगर आप एमएनए या मिनिस्टर बन जाते? मैं समझता हूं किंग होने से किंग मेकर होना ज्यादा अच्छा है सेठ साहब। क्या ख्याल है आपका? दैट्स गुड, वेरी ट्रू। तुम? ये जो कमीनी दौलत होती है ना, ये कभी कभी यूं दरवाजे पर आके खुद को मनवाती है। हम घूमने जा रहे हैं और अब तनख्वाह, पापा और अखबार के मतलब कोई बात नहीं होगी, ठीक है? चलो। मंसूर, तुमने कहा था ना कि तुम्हें नहीं मालूम मैं किसकी बेटी हूँ। हाँ, कहा था। तो मुझे भी तो तुम्हारी फैमिली के मुतालिक कुछ नहीं पता। वो ना, एक दिन तुमने खुद ही तो कहा था कि दोस्ती के लिए हसब नसब जानना कोई इतना जरूरी नहीं है। हाँ, कहा तो था, लेकिन क्यों ना एक दूसरे को अपनी अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया जाए। जी जी। तो ठीक है, तुम अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। पहले तुम बताओ। ओके मोना, छोटा सा था ना तो मेरे माँ बाप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। मेरे चचा और चची ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। पता है मोना, दोनों मुझे बहुत चाहते हैं। नूरी की माँ, मंसूर को शहर गए आज 10-15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई खत नहीं आया। खुदा खैर करे। मैं तो खुद सारा दिन दरवाजे की तरफ तकती रहती हूँ, शायद डाकिया ही आ जाए। मंसूर मेरी आंखों का तारा है। जब वो घर में आ जाता है तो ऐसे लगता है इस घर के आंगन में सूरज निकल आया है, और जब वो चला जाता है तो ऐसे लगता है जैसे आज सूरज निकला ही नहीं। वैसे भी मैं कई बार घर का रास्ता भूल जाता हूँ। तुम्हें डॉक्टर ने हुक्का पीने से मना किया है और तुम सारा दिन हुक्का पीते हो। अरे नेक वक्त, अब मैं हुक्का कहाँ पीता हूँ? अब तो हुक्का मुझे पीता है। को आने दो, उससे मैं कहूंगी कि तुम्हारा ये हुक्का छुड़वाए। मंसूर कहे तो मैं हुक्का न छोड़। अरे अगर मंसूर कहे तो मैं जीना भी छोड़ दूं। मोना, मेरी एक चचा की बेटी है, उसका नाम है नूरी। हम दोनों एक साथ खेल कर बड़े हुए हैं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। उसके ख्याल में ना शहर में अच्छा खाने को नहीं मिलता।
इसलिए जिस दिन मैं शहर आता हूँ ना, वो मेरे लिए ढेर सारे खाने पकाती है। इतना सारा खाना शहर में तो कुछ मिलता नहीं ना, इसलिए अच्छी तरह यहाँ से पेट भर के जाओ। देखा चाची, मैं कोई ऊंट हूं या भैंसा हूं जो इतना सारा खाना खा जाऊंगा? हमें क्या मालूम भाई, अब तुम खुद ही बता दो कि तुम इन दोनों में क्या हो। देखा चाची, मैं इससे उम्र में बड़ा हूं, इसको जरा ख्याल नहीं कि छोटे बड़े की इज्जत कैसे की जाती। तोबा तोबा, तुम दोनों इतने बड़े हो गए, लेकिन अभी तक तुम दोनों का लड़ना झगड़ना नहीं गया। मैं कब लड़ता हूँ चाची? यही लड़ती रहती है हर वक्त। अच्छा छोड़ो इसे, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? 2-4 दिन और रह जाते तो अच्छा था। चाची, मेरा भी कब जाने को दिल करता है, बस अखबार की नौकरी ऐसी है। अखबार की नौकरी ऐसी है? माँ, ये ना गया तो कल अखबार थोड़ा निकलना है। तो देखो, अल्लाह ताला ने यहाँ एक चीज दी हुई है और उसको कहते हैं दिमाग। अच्छा। अगर इसको इस्तेमाल ना किया जाए ना तो उसको जंग लग जाता है और आदमी की हालत पता है कैसी हो जाती है? जैसे इस वक्त तुम्हारी है। और पता है, अगर इसे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए ना तो क्या होता है? जी क्या होता है? अल्लाह की दी हुई ये नेमत घिस कर बेकार हो जाती है और बंदे की हालत वही हो जाती है जो इस वक्त तुम्हारी है। कैसा है? अच्छा, तो मेरा दिमाग घिस गया है। देखा चाची, मैंने 1000 मर्तबा कहा है कि मैं इससे उम्र में बड़ा हूं और फिर भी जी, ये उम्र का ताल्लुक अगर अकल से है ना तो तुम इस वक्त नन्हे मुन्ने से हो। देखा चाची, आज मैं इसको नहीं छोड़ूं। जब तक मैं वहां होता हूं ना, वो मुझे यूं ही जली कटी सुनाती रहती है, लेकिन जब मेरे जाने का वक्त होता है ना, वो कहीं छुप कर रोती रहती है। अच्छा चाचा, खुदा हाफिज। तुम जा रहे हो बेटा, खुश रहो। जाते ही खत लिखना, हमें तुम्हारी फिक्र रहेगी। मैं इंशाल्लाह चाचा जाते ही खत लिखूंगा। खुदा तुम्हें खुश रखे। खुदा हाफिज। चाची, नूरी कहाँ है? अभी तो यही थी। नूरी, नूरी इधर आ बेटा, मंसूर क्या आ रहा है? बाहर आना। देखा चाची, जब तक मैं यहां था ना, ये मुझसे रोज लड़ती रहती थी, और अब जा रहा हूं तो ये रो रही। अरे जा, तेरे जाने पे कौन रोता है भला? चुप कर। होना ये है मेरी रिश्ते नातों के रंगारंग धागों से बुनी हुई कायनात। हाउ इंटरेस्टिंग, बड़ी खुशी हुई आपकी फैमिली से मिलकर। चलो अब तुम अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। मैं छोटी सी थी तो मेरी माँ चल बसी। मेरे पापा ने मुझे माँ बनकर पाला है, बड़ा प्यार करते हैं मुझसे, बड़े लाड उठाते हैं। उनके एक बड़े भाई थे मेरे ताया अब्बा, बड़े आइडियलिस्टिक रिवोल्यूशनरी टाइप के। उनके आइडियलिज्म ने ही उन्हें मार दिया। उनका एक बेटा है परवेज, स्टेट्स में MBA कर रहा है, बड़ा रियलिस्टिक किस्म का बंदा। जब स्टेट्स जा रहा था ना। जी मुना, वहाँ कमरे में टेबल में मेरा पासपोर्ट पड़ा, तुमने देखा? नहीं, तुम्हारे ख्याल है मैंने तुम्हारा पासपोर्ट चोरी कर लिया? बैठो। तुमने मुंह के लटकाया हुआ है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम जिस जगह जा रहे हो ना, वहां तुम्हारे साथ के लड़कों के ख्वाब भी नहीं पहुंच सकते, और तुम्हें फिर भी कोई खुशी नहीं है? मुना, मैं खुश तो हूँ। अगर ये खुशी है ना तो पता नहीं दुख क्या होता है। वैसे एक बात है, मैं समझती थी कि तुम्हारी जिंदगी अकाउंट्स की किताब ही नहीं, पूरी लाइब्रेरी है, लेकिन अब पता चला कि आप कभी कभार दुखी भी हो जाते हैं। दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिला दिया जाने हो। ओहे, शायरी शायरी भी करते हैं आप?
भाई वैसे आपकी शख्सियत के इस पहलू से मिलकर बड़ी खुशी हुई। हेलो। अरे मुन्ना, तुम अभी तक सोई नहीं? घड़ी की सुइयों के साथ साथ मुकर्ररा दायरों में जिंदगी गुजारने वाले को जब रात गए तक जागते देखा ना तो थोड़ी सी परेशान हो गई थी। वैसे ही जरा नींद नहीं आ रही थी। हाँ भाई, स्टेज जाने वाले बंदे को नींद कहाँ आएगी? तुम्हारे लिए कॉफी बना लो। अब नहीं, इसकी जरूरत नहीं। Come on, Parvez, don't be so depressed. मुन्ना, I'm not. Yes, you are. I'm not. Yes, you are. Munna, I say I'm not. Sorry, मुन्ना। सॉरी कह के मेरी खुशी को खत्म ना करो। मुन्ना, तुम्हारे कजिन से मिलकर बड़ी खुशी हुई। और तुम्हारी फैमिली से मिलकर भी मुझे बड़ी खुशी हुई। थैंक यू। अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? 2-4 दिन के लिए गांव जाना चाहता हूँ। क्यों? गाँव क्यों जाना है? अभी होकर तो आए थोड़े दिन हुए। ऐसा है मोना कि मैं जब भी जहनी और जिस्मानी तौर पर थक जाता हूँ ना, तो 2-4 दिन के लिए गांव चला जाता हूँ। गांव की पुरसुकून जिंदगी में बड़ा एंजॉय करता हूँ। वहाँ पे मेरी फिजियो और साइकोथेरेपी भी हो जाती है। आई लव माई विलेज। बड़ी पुरसुकून जिंदगी है वहाँ की। आजकल तसव्वुफ बहुत इन हो रहा है। जिस तरह मॉडर्न लड़कियां फैशन के तौर पर कदीम ज़मानों का लिबास पहनती हैं, इसी तरह हमारे दानिश्वर भी फैशन के तौर पर पुराने नजरियात की गडरियां पहनकर घूम रहे हैं। ये फैशन भी हो सकता है और अपने आप को ढूंढने का अमल भी। हम 21वीं सदी की दहलीज पर खड़े हैं। सारी दुनिया जदीद इजादें और जदीद साइंसी उलूम लेकर 21वीं सदी में दाखिल होगी, और हम सदियों पुरानी सूफियाना शायरी, गिरवी कबाएं, एक तारे और खड़ताल अपने साथ लेकर इस सदी में दाखिल होंगे क्या? अच्छा, तुम ऐसा समझ लो कि जैसे प्लेटफॉर्म पे 2 गाड़ियां खड़ी हैं। एक गाड़ी चल पड़ती है तो दूसरी गाड़ी में जो मुसाफिर बैठे हुए हैं वो ये समझते हैं जैसे उनकी गाड़ी चल पड़ी। दुनिया आगे बढ़ रही है, हम जो एक ही जगह पर खड़े हुए हैं ये समझ रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हम तो 21वीं सदी से कई सदियां दूर खड़े हैं। आज भी हमारे देहातों में ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा वसीला मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जमाने की वही पुरानी बैलगाड़ियां हैं। किसी सदी के कैलेंडर को छापना और बात है, और उस सदी में जीना और बात है। हम जहां भी खड़े हैं हमें आगे बढ़ना है, मगर हम तो पीछे की तरफ लौट रहे हैं। नहीं, हम पीछे नहीं लौट रहे। हम तो अपने माजी को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह खलाओं को एक्सप्लोर किया जा रहा है ना आजकल, इस तरह अंदर की खलाओं को भी तो एक्सप्लोर करना है कि नहीं? क्या इंसान के अंदर का खला भर सकता है? हाँ, किससे? हक मौजूद, सदा मौजूद से। मुंशी जी सरकार। मलिक साम्राट क्यों आया यहाँ? सरकार, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो इस बात पर तो खुश होना चाहिए सरकार। वो भूल कर इस घर में वापस नहीं आया मुंशी, वो किसी मकसद के तहत यहाँ आया है। हमने अपनी 100 एकड़ जमीन अस्पताल के नाम पे वक्फ कर दी है, वो इसलिए आया है यहाँ। सरकार, अगर ऐसी बात होती तो वो जरूर आपसे बात करते। वो हमसे कैसे बात कर सकता है? किस मुंह से बात कर सकता है वो हमसे? हम अपने तमाम जायदाद के मालिक हैं। ये 100 एकड़ तो क्या है, हम अपने तमाम जायदाद खैरात कर सकते हैं। चाचा जान को यह हक नहीं पहुंचता कि वो इस तरह जमीन खैरात करते फिरें। उसकी जागीर का वारिस मैं और सिजावल खान हैं। 100 एकड़ जमीन देने से पहले उन्हें मुझसे मशवरा करना चाहिए था। बाबा जान ने सोचा होगा ये नेक काम है, और आप भी उनको नेक काम का ही मशवरा देंगे।
नेक काम तो है, लेकिन इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे। देखे ना, इधर उधर की खलकत यहां जमा होना शुरू हो जाएगी। शहरियों को देखकर यहां के लोगों के तौर तरीके बदल जाएंगे और हमारा सारा निजाम बिगड़ जाएगा। बाबा जान, सजावल खान। मैंने आज तक चाचा जान से आंख मिलाकर बात नहीं की, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम दोनों उनसे बात करो। मैं नहीं चाहता कि यहां अस्पताल कायम हो। वो कौन होता है चाहने या ना चाहने वाला? यह अस्पताल बनेगा और जरूर बनेगा। बाबा, उसे और कोई फिक्र नहीं है बेटा, उसे सिर्फ हमारी जमीन की फिक्र है। लेकिन तुम दोनों उसको ये बता दो कि हम अपनी जमीन में से इतना टुकड़ा भी उसे नहीं देंगे जिसमें वो दफन हो सके। बाबा, वो मेरे सर का साया है। ये उसी का मनहूस साया है बेटा, जिसने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया है। ये तो सब किस्मत के फैसले होते हैं। नहीं बेटा नहीं, ये किस्मत के फैसले नहीं है, ये हमारा फैसला था। हम इसके जिम्मेदार हैं। हम बहुत नादिम हैं बेटा, हमने खानदानी रिवायात का पास रखा और बहुत गलत फैसला किया। बहुत गलत फैसला किया हमने। मिट्टू, जी बेबी जी। जरा बेबी को तो बुलाना। बेबी तो तैयार हो रही हैं जी। तैयार हो रही है? जी जी। कहाँ जा रही? कहीं बाहर जा रही होंगी, वो आ ही गई हैं। मालिक साहब तो गांव गए हुए। तुम कहाँ की तैयारी कर रही हो? आमिर के साथ स्टेज ड्रामे की रिहर्सल में जा रही हूँ। बेबी, अब तो तुम खुद फिल्म बना रही हो, अब ये छोटे छोटे ड्रामों की रिहर्सल में क्यों जाती हो? वो आमिर ने कमिटमेंट की हुई थी, वो तो पूरी करनी है ना। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है मलिक साहब को तुम्हारा इस तरह ड्रामों की रिहर्सल में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अम्मी, मैं मलिक साहब की शराइत पर जिंदगी नहीं गुजार सकती। बेटी, अपनी शराइत पर या तो पागल जीते या फिर दरवेश। हम जैसे लोगों को तो दूसरों की शराइत पर जीना पड़ता है। दूसरों की शराइत पर तो जी रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने का कोई हक नहीं किया। हक है बेटी, लेकिन ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूं। जरा सा एहतियात से काम लिया करो। अम्मी, मैं जाऊं? जाओ, लेकिन अगर देर से आना हो तो मिट्टू को साथ ले जाओ। नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। प्लीज देखिए विकी। थैंक यू। आई एम सॉरी कलीम साहब, वो आपकी रिपोर्ट नहीं छपवा सका मैं। मंसूर साहब, मुझे पता था वो रिपोर्ट नहीं छपेगी। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपकी रिपोर्ट जरूर छपेगी। हमारे अखबार में नहीं छपी तो क्या हुआ, मैं उसे इंशाल्लाह इससे भी बड़े अखबार में छपाऊंगा। मंसूर साहब, अब हम नहीं चाहते कि वो रिपोर्ट छपे। हैं? आप क्यों नहीं चाहते कि वो रिपोर्ट छपे? दरअसल जिस शख्स से हमने वो डॉक्यूमेंट्स लेने थे ना, हाँ, वो बंदा ही लापता हो गया। लापता हो गया? कहीं उसको अगवा तो नहीं किया गया? नहीं नहीं नहीं, उसको अगवा नहीं किया गया, वो तो बाकायदा ऑफिस से रिजाइन दे के गया है। मुझे लगता है कि वो बंदा बिक गया है।
फिर तो हम उसे भी एक्सपोज करेंगे कलीम साहब। उसे एक्सपोज करने का क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं मंसूर साहब। वैसे खुशी की बात यह है कि आपकी रिपोर्ट बनाने की वजह से हमारा कुछ ना कुछ काम हो गया। हाँ? वो कैसे हो गया भाई? हमें देखे ना, आपने रिपोर्ट बनाई, हाँ। बहुत से लोगों से इंटरव्यूज लिए और बात फैलते फैलते ऊपर तक पहुंच गई। अच्छा, बल्कि हमारे मैनेजर ने हमें बुलवाया था। वो बता रहा था कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हमको इसके मुतबादिल रिहायशी प्लॉट दिए जाएंगे। भाई और क्या चाहिए आपको? ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका काम हो गया और आप लोग तो खुश होंगे। आप बहुत खुश हैं जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मगर ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। आप लोगों का काम तो हो गया, लेकिन देखो साराई जी सर। तुम और तुम्हारा रिपोर्टर मुझसे नाराज थे कि मैंने ये रिपोर्ट छापने से रोक दी। अपने रिपोर्टर से कहो कि उसका जब जी चाहे इस रिपोर्ट को छाप दे। मैंने पूरी तरह तहकीक कर ली है और ये 100% दुरुस्त है। ये अलग बात है कि मेरे दोस्त के खिलाफ है, लेकिन पेशावराना दयानतदारी भी तो कोई चीज होती है। मगर सेठ साहब, वो मंसूर ने तो हमारे अखबार से इस्तीफा दे दिया। उसे हर कीमत पर वापस लाओ सहराई। तुम तो जानते हो कि मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं। ऐसे लोगों को देखकर मुझे भाई जलाल याद आ जाते हैं। भाई जलाल झुके नहीं, टूट गए। जी हाँ सेठ साहब। ऐसे लोगों में सेल्फ डिस्ट्रक्शन की टेंडेंसी होती है और मैं उसको इस टेंडेंसी से बचाना चाहता हूं। शराई, तुम्हें तो अच्छी तरह याद होगा कि हमारा प्रेस एक छोटी सी गली में हुआ करता था। जी हाँ सेठ साहब, मुझे याद है। और यही अखबार भाई जलाल निकाला करते थे। भाई जलाल ख्वाब परस्त इनकलाबी थे। ऐसे लगता था जैसे उनके अंदर कोई आतिश फिशां दहक रहा हो। उनके अंदर की आग ने और तो कुछ न किया, उनको जलाकर खाक कर दिया। फिर मैंने इस प्रेस को संभाला और मैंने वक्त का पूरा पूरा साथ दिया। मैंने हर गलत चीज को सही कहा और फिर तुमने देखा कि मैं और मेरा प्रेस आज कहां है। जी सेठ साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। उन पर तरस आता है जिनमें भाई जलाल की शख्सियत का अक्स हो। मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि तुम्हारा रिपोर्टर भी ऐसे ही हालात से दो चार हो। उसको लाओ, हर कीमत पर उससे वापस लाओ। जी बेहतर। सुना है तुमने सहराई साहब को इस्तीफा दे दिया? सर, ये आपके सहराई भी अजीब आदमी है। ये तो बराए नाम चीफ एडिटर है कि अपनी कोई सोच ही नहीं। यानी जो सेठ कहता है वही वो कर देते। नहीं बेटा, तुम सहराई साहब को नहीं जानते। बड़ा खुददार आदमी है। उसने जेलें काटी हैं, मार खाई हैं, फाके की हैं, कभी समझौता नहीं किया। इंसान आखिर इंसान है, टूट फूट हो जाती है। चुप है सर, वो तो इस तरह के आदमी नहीं लगते। अच्छा, ये मिस्टिसिज्म पे नई किताब छपी, वक्त मिले तो पढ़ लेना इसे। राइट सर, मैं जरूर पढ़ूंगा। और देखो, ये जो तुम्हारा सेठ अखबार छापता है ना, ये रफ़ाए आमा के लिए नहीं छापता, ये अपने मफादात के लिए छापता है। मत टकराओ बेटा उससे, प्लीज मत टकराओ। टकराने से टूट फूट होती है और अभी तो तुम्हारी तामीर का वक्त है। सर, आप सोचो तो सही कि इन लोगों ने मुझे किस सिचुएशन में डाल दिया। अब जिस शख्स ने मुझे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दिए, जिन लोगों से मैं मिला, जिनके इंटरव्यूज किए, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? अब ये तो हो नहीं सकता कि खामोश रहें। वो जिनको नजर आ रहा है वो खामोश नहीं रहेंगे बेटा, बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। और तुम्हारी खबर जो है ये छपेगी, लेकिन किसी ऐसे अखबार में छपेगी जो अच्छा अखबार है, जिसको लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। लेकिन ये तुम क्या करते रहते हो? जरा जरा सी बात पे एजिटेट हो जाते हो। ये बेटा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सर, पता नहीं तबीयत में चिढ़ सी क्यों पैदा हो गई। मोना सेठ कमाल की बेटी है सर।
उसने बाप से कहकर मेरी तनख्वाह बढ़ाई। मैं उससे बोलिश पड़ा सर। खामखा तलख कलामी हुई है मेरी उसके साथ। बैठो यहां। बेटा, ये जो हम महरूमियों के मारे लोग होते हैं ना, इनकी अजीब साइकी होती है। ये अपनी महरूमियों को कंपनसेट करने के लिए अपने जहन में इज्जत नफ्स और वजूद का एक अजीब सा महल तामीर कर लेते हैं और उसके तसव्वुर पर ज़रा पहना देते हैं। और बेटा, ये ज़रा इतनी कमजोर होती है कि जरा सी बात पर टूट जाती है और लोग दूसरे पे झपट पड़ते हैं, जैसे अभी आप साई साहब पे झपट पड़े थे। मत करो ऐसा बेटा, मेरा मशवरा मानो तो जाओ मोना से दोस्ती कर लो। बेटा, दोस्ती कोई कमजोर धागे की तरह नहीं है जो टूट जाएगी। और हाँ, वो उस्मान साहब का फोन आया था, सुना तुम उनका पेपर ज्वाइन कर रहे हो? नहीं सर, मैं उनका पेपर नहीं ज्वाइन कर रहा। अच्छा, राइट सर। आई एम सॉरी सर, मैं फिर आऊंगा जी कभी। ओके बेटा, ये किताब ले जाओ, किताब और पढ़ना जरूर इसे। राइट सर, मैं जरूर पढ़ूंगा। शाबाश। खुदा हाफिज। कामन मिस्टर आमिर। सदफ, सदफ आप अपना नाम तब्दील नहीं कर सकती? जी सर। देखिए, आपका नाम आगा हशर के कदीम थिएटर के किसी आर्टिस्ट का नाम लगता है। आप जदीद दौर के आर्टिस्ट हैं ना, आप अपना कोई बेमाना सा नाम रख लें। इट शुड साउंड मॉडर्न। कामन आमिर, देखें, अब आप दोनों ने इस तरह बोलना है कि आपको बोलते वक्त आप दोनों की शख्सियत जो है वो बुरी तरह मस्क नजर आनी चाहिए। सेंसिबिलिटीज के लिहाज से नज्म तो जरा पुरानी है, लेकिन अदायगी के लिहाज से इससे मस्क शुदा सोसाइटी की अक्कासी होनी चाहिए। ओके, समझ गए ना आप? सदफ, आप भी समझ गए? अच्छा, आप ऐसे करें कि मैं वहां खड़ा होता हूं, क्यों दूंगा, आप बोलिएगा। ओके? राइट सर। बिल्कुल मूवमेंट के साथ। मैं जाता हूं। धूप गहरी ये दोपहरी, आग बरसाता है सूरज शहर पर। चुप मकान खामोश गलियां, एक दूजे से गले मिलती बिछड़ती। हाँकती राहें सुलगती, पत्ता भी हिलता है घर। कांप जाता है यहाँ का हर बशर। अपनी ही आवाज़ें पास है, दिल न जाने किस लिए जाता है डर। और फिर ध्यान में जुल्फें तेरी लहरा गईं, हर सुलगती राह पर जैसे घटाएं छा गईं। तेरे गालों के गुलाबों से है महकी हर गली। तेरी जुल्फों की घटाएं बारिशें बरसा गईं। हाय पर ये धूप गहरी ये दोपहरी, आग बरसाता है सूरज शहर पर। 1000 छरों और 2000 आंखों वाले असदहे, तू इस ताक में है कि मैं जरा लड़खड़ाऊं और तू मुझे निगल जाए, लेकिन तू मुझे नहीं निगल सकता। मैं लफ्जों का बना हुआ जदीद दौर का रेजा रेजा इंसान। ये इस ताइशे बाहमी की अंजुमन बंद करो। कहाँ हो? इनको टैक्सी के पैसे दो। सर प्लीज एक मौका और दे दीजिए। मिस्टर आमिर, आप टेलीविजन के ड्रामा में ही अच्छे लग सकते हैं, कभी भी जदीद थिएटर के बारे में सोचना भी ना। ओके सर प्लीज एक मौका और दे दीजिए। वेयर आर यू? अनीस, कहाँ हो? अनीस, वो साजिदा कहाँ है? सर वो तो अभी तक नहीं पहुंची। अच्छा, फिर ऐसा करो, तुम डायलॉग बोलो। चलो सर प्लीज आप मैं एक कोशिश और कर लेता हूँ सर। आमिर साहब, मैंने कहा है ना, आप हमारा वक्त जाया ना करें। चल भाई, ये टैक्सी के पैसे दो। चलो। नहीं चाहिए आपके पैसे।
आओ चलें। बड़ा आया लफ्जों का बना हुआ जदीद दौर का रेजा रेजा राइटर, झूठा दानिश्वर, कल्चर वल्चर। आओ। आमिर, मुझे तो ये ड्रामा कक समझ नहीं आया। अरे इसमें कुछ हो तो समझ में आए। ये झूठे दानिश्वर लोगों से डरते हैं कि लोग इनका झूठ ना पकड़ लें, इसलिए जासूसों की तरह सिर्फ कोड वर्ड्स में एक दूसरे से बातें करते हैं। लेकिन अब तो हमारी अपनी फिल्म बन रही है, तुम इनकी परवाह क्यों करते हो? मैंने सोचा था कि ये जो सकाफती और अदबी गिदे हैं इनमें भी खुद को मनवा लूं, लेकिन ये तो सारे झूठे झूठे दानिश्वर। अच्छा चलो चलो। आज तक किसी ने मेरी बात को नहीं ठुकराया, लेकिन आज मेरे चचा जान ने, मेरे ससुर ने मेरी बात को ठुकरा दिया। वो कब तक जिंदा रहेंगे? उसके बाद मैं अस्पताल पर बुलडोजर चलवा दूंगा। सुजावल खान। जी बाबूजान। मैं अपनी जमीनें चाचा जान से अलग कर रहा हूं। आज से तुम अपनी जमीनें संभालोगे। लेकिन बाबाजान, मेरा तो मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया है और मैं कॉलेज जाऊंगा। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। मलिक जी, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा डॉक्टर बने। कोई जरूरत नहीं डॉक्टर बनने की, उसे मेरी जमीनें संभालनी होंगी। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। तुम कौन होती है फैसला करने वाली? मैं इसकी माँ हूं। औलाद के बारे में फैसले मां नहीं बाप को करने होते हैं। लेकिन ये फैसला मैंने किया है, सजावट डॉक्टर जरूर बनेगा। तुम बीवी होते हुए भी मुझसे अपने फैसले मनवाती हो। क्यों हुआ भैया? मैं भी दवाई लेता हूँ। मंसूर, ये बताओ इस सारे मामले में मेरे पापा का क्या रोल था? वो ना, पहले जब उन्होंने रिपोर्ट रुकवाई ना, तो मुझे शक सा हुआ कि शायद इस मामले में उनका भी कोई मफाद है, लेकिन ऐसा था नहीं। वो सिर्फ पर्सनल लेवल पर इस मामले की छानबीन करना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने इस रिपोर्ट को शाया करने की इजाजत भी दे दी। थैंक यू मंसूर, तुमने मेरे जहन से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। तुम्हें पता है औलाद माँ बाप को कैसे आइडियलाइज करती है, और अगर उनके आइडियल्स टूट जाएं तो औलाद को बहुत दुख होता है। लेकिन मोना, इस सारे मामले में किसी का हाथ है जरूर। जब मैं ये रिपोर्ट बना रहा था ना, तो मैंने ऐसे ऐसे मनासिर देखे हैं जिनके तसव्वुर से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम वहां जाकर देखो तो सही, वहां लोग किस तरह जी रहे हैं, इंसान को किस तरह डिह्यूमनाइज किया गया है, उसे किस तरह इंसान के रुतबे से माजूल करके हैवान के दर्जे से भी नीचे गिरा दिया गया है। ये बड़े बड़े प्लाजास, ये बड़ी बड़ी मार्केट्स, ये लंबी चौड़ी शाहराएं, उन पर दौड़ती हुई नित नए मॉडल्स की कारें, ये इंसानियत के साथ भोंडा मजाक है उन लोगों के साथ। ये अरे हमारा तो अकीदा है कि इंसान खुदा का नायब है, फिर इंसान के साथ इतना बुरा मजाक क्यों है? क्यों तस्लील हो रही है इंसानियत की इतनी? आई एम सॉरी मोना, मैंने खामखा खतीबाना अंदाज में इतना बड़ा लेक्चर दे दिया तुम्हें, लेकिन इसको कहते हैं मेलोड्रामा। मैं बोर बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि मुझे तो तुम्हें जानने का एक और बड़ा अच्छा मौका मिल गया। तुम अपने जज्बों में सच्चे हो तो इस तरह खतीबाना अंदाज में गुफ्तगू करते हो ना। पता है मंसूर, तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो ना, वो रॉ मटेरियल है। बड़े बड़े लोग इसी रॉ मटेरियल से बनते हैं।
क्या बात है, सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी। हमारा अपना तरीका वारदात है सेठ साहब। और सेठ साहब, खुशी की बात यह है कि मेरे रिपोर्टर को शक तक नहीं गुजरा कि मैं भी इस मामले में इन्वॉल्व हूं। भाई देवी, आप उस रिपोर्टर को निकाल क्यों नहीं देते सेठ साहब? पहले उसने मेरे खिलाफ जंगलात वाली रिपोर्ट छापी और फिर कच्ची आबादियों वाली रिपोर्ट बना डाली। देखिए चौर साहब, उसको निकालने से मसला हल नहीं होगा। वो मेरे अखबार से निकलकर किसी दूसरे अखबार में वही काम करेगा। वो असल में बहुत अच्छा लड़का है, उसको सोसाइटी सुधारने का खप सवार है, वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आप कहें तो उसका ये खप निकाला भी जा सकता है। नहीं 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 चौर साहब, अखबार वालों से झगड़ा बैर अच्छा नहीं होता। ये बगैर वर्दी के पुलिस होती है। भाई देवी सेठ साहब, आपकी शुगर मिल का क्या हुआ? जी वो पेपर वर्क हो रहा है। आजकल हमारे मलिक साहब इश्क में ऐसे डूबे हुए हैं कि उन्हें कुछ होश ही नहीं। हाँ जी, ढलती उम्र का इश्क बड़ा खतरनाक होता है। वैसे आपस की बात है, आप इस खतरे में कब पड़ रहे हैं? हम ऐसे खतरों में नहीं पड़ते, हमारी तो टाइप ही कुछ और है सेठ साहब। मेरे जाने से तो आप तन्हा हो जाएंगी। ये तन्हाइयाँ मेरे लिए नहीं। मैंने सारी जिंदगी इन तन्हाइयों में गुजारी है। मुझे तो पता भी नहीं जिंदगी के हंगामे कैसे होते हैं। अम्मी, मेरे जाने से बाबा जान तो बहुत नाराज होंगे। मैंने उन्हें कभी नाराज होने का मौका नहीं दिया, लेकिन अगर वो तुम्हारी पढ़ाई के मामले में जरा सा भी बोलेंगे तो मैं उन्हें देख लूंगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ। सजावन, मेरी जान, मेरे से एक वादा करो। कैसा वादा अम्मी जान? मेरे बेटे, दिल लगा कर पढ़ना और इतने अच्छे डॉक्टर बनना कि कोई भी मरीज तुम्हारे पास कहराता हुआ आए तो वो मुस्कुराता हुआ तुम्हारे पास से जाए। मैं आपसे वादा करता हूँ अम्मी जान के ऐसा ही डॉक्टर बनूंगा। शाबाश, जीते रहो। भाई हमारे यहाँ मीटिंग्स इसलिए होती हैं कि किसी काम को डिले किया जाए, और किसी वाक़े की इंक्वायरी कमेटी इसलिए बिठाई जाती हैं कि उस वाक़े को दबा दिया जाए। लेकिन भाई कमाल आप लोग हैं, उधर मीटिंग हुई और उधर अस्पताल का काम शुरू। मलिक साहब, हमारी तंजीम उस तरह की तंजीम बिल्कुल नहीं है। आप जैसे लोगों का ताउन हासिल रहा तो आप देखिएगा कि हमारी तंजीम क्या क्या काम करती है। और फिर आप अभी हमारे प्रोफेसर कबीर साहब से नहीं मिले, आपको पता चलेगा कि उनके क्या क्या इरादे हैं। अच्छा हुआ डॉक्टर कि हमारी आपसे मुलाकात हो गई, हमारी दिली तमन्ना पूरी हो गई है। अब हम मरेंगे तो एक इत्मीनान लेकर मरेंगे। अल्लाह रहम करे मलिक साहब, अल्लाह आपको बहुत जिंदगी दे। अभी तो आपने मिलके हमारे साथ बहुत से काम करने, हमारी तरफ से सारे बंदोबस्त मुकम्मल है जनाब। मालिक क्यों? जी जनाब, बस अब आप इफ्तिताह की तैयारी करें। क्यों मुंशी? जी सरकार। भाई एक दो दिन में ये अस्पताल का काम शुरू करने वाले हैं, तुम लोग खैरात का बंदोबस्त करो। अपने गांव वालों को और दूसरे गांव वालों को ये बताओ कि हमारे गांव में अस्पताल शुरू हो रहा है। जैसा हुक्म सरकार। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सजावल खान? ठीक ठाक, आप सुनाएं। बस अल्लाह का शुक्र। सजावल खान, जी ना है, तमाम बंदोबस्त पूरे हैं बेटा? बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमने अपने इस बेटे को फूल की तरह पाला है। देखना हॉस्टल में इसको खाने पीने की कोई तकलीफ ना हो। मालिक साहब, आप फिक्र नहीं करें। ये सजावल खान सिर्फ आपका ही बेटा नहीं है, हमारा भी बेटा है। और फिर इसने डॉक्टर बन के हमारी तंजीम में काम भी करना है। क्यों? जी बिल्कुल। अच्छा जनाब मलिक साहब, अब हमें इजाजत दीजिए। अच्छा भाई,
खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ जाओ सजावट। सदर खान, अपना ख्याल रखना बेटा। अच्छा नाम खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आमिर, तुम इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? कोई खास बात नहीं। डायरेक्टर ने ड्रामे से अलग कर दिया है, इसलिए डिप्रेस्ड हो? हाँ, बेइज्जती की बात तो है ना। इसमें बेइज्जती की क्या बात है अम्मी? ऐसा तो बड़े बड़े फनकारों के साथ भी होता है। बड़े बड़े फनकारों के साथ हो तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटे फनकारों के साथ हो तो उनका फ्यूचर खत्म हो जाता है। नहीं खाला, मैं मायूस नहीं हूं। मुझे चांस मिलेगा और जरूर मिलेगा। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जहां कदम रखता हूं जमीन नीचे से खिसक जाती है। बीबी जी, मलिक साहब आ गए। मलिक साहब आ गए? मलिक साहब आ गए। आइए मलिक साहब, आपने गांव में बड़े दिन लगा दिए। कहाँ बड़े दिन लगा दिए जी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। आपकी राह देखते देखते तो हमारी आंखें थक गई मलिक साहब। बेबी भी हर रोज आपका पूछती थी। मैं आज ही इससे कह रही थी, मेरा दिल कहता है मलिक साहब आज जरूर आएंगे। और इससे कह के मैंने आमिर को भी बुलवा लिया। मैंने सोचा आप भी इसे देख लें। मलिक साहब, हीरो के लिए हमने आमिर का इंतखाब किया है, आपका क्या ख्याल है? अच्छा, अपनी फिल्म के लिए पसंद कर लिया है तो बस ठीक है। वैसे भी हम तो आपकी खुशी के लिए फिल्म बना रहे हैं। मुंशी, मुंशी। जी सरकार। मैं कहाँ होता हूँ? सरकार, मैं बाहर लोगों को बिठा रहा हूं। बाहर तो खासे लोग जमा हो चुके हैं। हम आज खुद उनको ये बताएंगे कि जब यहाँ खैराती अस्पताल काम करना शुरू करेगा तो सबका इलाज होगा। सरकार, मैंने पहले ही हर तरफ खबर कर दी है और लोग तो बहुत खुश हैं। सरकार, अब तो आपकी वो हवेली फिर से आबाद हो जाएगी। वो हवेली हमारे दिल की तरह उजड़ गई है मुंशी। उस हवेली के दरवाजे हमारे दिल के दरवाजों की तरह यूं बंद हुए हैं कि अब तो खुलते ही नहीं। चाबी लेकर आओ मुझे। अभी लाया सरकार, अभी लाया। हम आज एक बार फिर अपनी वो हवेली देखना चाहते हैं